9 सितारा हेगेमोन बॉडी आर्ट्स अध्याय 7103 समुद्र के ऊपर पूर्णिमा का चंद्रमा दिव्य राजधानी की सुरक्षा धीरे धीरे ऊपर उठी। अमर धुंध ने आकाश को ढक लिया। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो दिव्य राजधानी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई हो। दिव्य राजधानी के भीतर भूमि गायब हो गई थी, उसकी जगह एक शांत समुद्र ने ले ली थी। पूर्णिमा संप्रदाय के सभी शिष्य इस गहरे नीले समुद्र की सतह पर बैठे थे। वे एक रहस्यमय और गहन संरचना में फैले हुए थे। अपने निर्मल सफेद वस्त्रों में वे स्वर्ग के दूतों की तरह लग रहे थे, जो नश्वर दुनिया में पवित्रता लाने के लिए उतरे हों। उनकी उपस्थिति से पूरी दुनिया एक अमर स्वर्ग में परिवर्तित होती प्रतीत हुई। लॉन्गचेन, जियान, शेन किंगशुए और अन्य लोग समुद्र के ऊपर सदमे में खड़े थे। वे भी यह नहीं बता पा रहे थे कि यह वास्तविक था या भ्रम। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें किसी दूसरी दुनिया में खींच लिया गया हो। इस बीच ली यक्सुआन आकाश में घुटने टेक रही थी। वह केवल अपने लिए ज्ञात किसी स्थान की ओर प्रणाम कर रही थी और कुछ बुदबुदा रही थी। पूर्णिमा संप्रदाय के शिष्य उसके साथ गुनगुना रहे थे। शांत समुद्र से धीरे धीरे पवित्र प्रकाश फैल रहा था। पूर्णिमा का चंद्रमा समुद्र से उदय हो रहा था। लॉन्गचेन का हृदय कांप उठा। इस क्षण उसे यकीन हो गया कि चंद्रदेव मंदिर की शक्ति उसकी अपनी शक्ति के समान थी। ये स्वर्ग से परे की शक्ति थी। पूर्णिमा का चंद्रमा धीरे धीरे उदय हुआ। उसका पवित्र प्रकाश उन सभी पर फैल गया। लॉन्गचेन ने महसूस किया कि एक शुद्ध ऊर्जा उसकी आत्मा को शुद्ध कर रही है। ली यक्सुआन और पूर्णिमा संप्रदाय के शिष्यों के गुनगुनाने की आवाज तेज होती गई और वे भी पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर प्रणाम करने लगे। हर प्रणाम के साथ उन पर अधिक प्रकाश एकत्रित होता गया। कुछ ही समय में वे सभी तेजी से चमकने लगे। जैसे जैसे प्रकाश तीव्र होता गया, एक नई प्रकार की विशेष ऊर्जा उनके शरीर में प्रवेश कर गई। हालांकि उनमें से किसी ने भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे श्रद्धापूर्वक पूर्णिमा के चंद्रमा को प्रणाम करते रहे। कुछ ही समय में उनका गुनगुनाना एक गीत में बदल गया। गीत अलौकिक और सुंदर था और इसने इस पहले से ही अद्भुत संसार को और भी अधिक भव्यता प्रदान की। आकाश में चांद ऊंचा चढ़ गया। समुद्र एक दर्पण की तरह इस दुनिया को 2 हिस्सों में बांट रहा था। समुद्र में हर चीज इतनी स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित हो रही थी कि यह बताना असंभव था कि कौन सा पक्ष वास्तविक है और कौन सा असत्य। क्या वे वास्तविक थे या वे प्रतिबिंब थे? क्या वे अंदर थे या वे बाहर थे? कौन सी दिशा ऊपर थी और कौन सी नीचे? जब पूर्णिमा अपने चरम पर थी तो वह एक बेदाग जैड के टुकड़े की तरह लग रही थी। उसकी कोमल रोशनी मानो इस दुनिया के सारे दर्द और दुख को धो सकती थी। लॉन्गचेन को अचानक एहसास हुआ कि उसके आसपास कोई नहीं है। वह समुद्र की सतह पर खड़ा अकेला रह गया था। उसे केवल अपना प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। या क्या वह सिर्फ अपना प्रतिबिंब था? उसने पलक झपकाए और उसका प्रतिबिंब गायब हो गया। उसकी जगह कुछ और ही आ गया। उसके वस्त्रों का सफेद रंग शुद्ध था, एक ऐसी निर्मल शुद्धता जो हर अनावश्यक चीज को मिटाकर उत्पन्न हुई थी। उसकी आंखों का काला रंग भी शुद्ध था, एक शुद्ध भावनाहीन शून्य। ये व्यक्ति खुद को समस्त जीवन का स्वामी समझता था, एक ऐसा व्यक्ति जो पूर्णिमा के चांद की तरह दुनिया से बहुत ऊपर खड़ा था। तुमने मुझे मेरी महत्वपूर्ण सफलता के ठीक बीच में जबरदस्ती बुला लिया। कहीं तुम डर तो नहीं गए? सफेद वस्त्रधारी लॉन्गचेन ने कहा। उसके बोलते ही लॉन्गचेन को लगा जैसे अंतरिक्ष विकृत हो गया हो। पहले तो उसे लग रहा था कि वह नीचे परछाई में सफेद वस्त्रधारी लॉन्गचेन को देख रहा है, लेकिन अब अचानक उसे ऐसा लगा जैसे वो खुद नीचे है, परछाई में है। फिर भी वह सहजता से मुस्कुराया। डर? अगर मैं डरता तो उस आदमी को तुम्हारे पास क्यों भेजता? भेजा? हम? क्या तुमने उसे मेरे पास इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि तुम उसे वश में नहीं कर सके? सफेद वस्त्रधारी लॉन्गचेन ने ताना मारा। लॉन्गचेन ने सिर हिलाया। हाँ, मैं उसे वश में नहीं कर सका, लेकिन मुझे लगा कि उसे मिटाना शर्म की बात होगी। हम में से कम एक को तो फायदा होना चाहिए। हम में से एक? मैं कब से तुम में से एक हो गया? कहीं क्या तुमने हार मान ली? नहीं तो तुम अचानक अपने दुश्मन की चापलूसी क्यों कर रहे हो? सफेद वस्त्रधारी लॉन्गचेन ने पूछा। मेरा दुश्मन? क्या तुम कह रहे हो कि हम दुश्मन हैं? सफेद वस्त्रधारी लॉन्गचेन चुप हो गया। ये सवाल उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा गहरा था। वे बेशक प्रतिद्वंद्वी थे, लेकिन क्या वे सचमुच दुश्मन थे? लॉन्गचेन ने पूछा। क्या तुम खुद को स्टार मास्टर समझते हो? सफेद वस्त्रधारी लॉन्गचेन ने जवाब में पूछा। तुम खुद को क्या समझते हो? दोनों चुप हो गए। लॉन्गचेन सफेद वस्त्रधारी लॉन्गचेन का जवाब चाहता था और सफेद वस्त्रधारी लॉन्गचेन भी लॉन्गचेन का जवाब चाहता था, लेकिन उनके हाव भाव से यही जाहिर हो रहा था कि वे दोनों ही असमंजस में थे। काफी देर बाद सफेद वस्त्रधारी लॉन्गचेन ने चुप्पी तोड़ी। लिटिल क्रेन कैसी है? लॉन्गचेन हैरान था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर यह जाहिर नहीं होने दिया। उसने बस इतना कहा, मुझे लगता है वह ठीक है। सफेद वस्त्रधारी लॉन्गचेन की आंखें और ठंडी हो गईं। तुम अभी बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन एक बार जब मैं अपनी शक्ति का विस्तार कर लूंगा तो मैं सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लूंगा। तुम हमेशा के लिए मेरे कैदी बन जाओगे। सफेद वस्त्रधारी लॉन्गचेन गायब हो गया। लॉन्गचेन ने एक बार फिर अपने पैरों के नीचे अपनी परछाई देखी। सफलता की बात कर रहे हो? उसने आंखें सिकोड़ लीं। ठीक है, देखते हैं। शायद पहले उसे चिंता होती, लेकिन दाव ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसे श्वेत वस्त्रधारी लॉन्गचेन से डर नहीं लगता था। श्वेत वस्त्रधारी लॉन्गचेन मूर्ख नहीं था। उसने यहाँ लड़ने की कोशिश नहीं की थी। संभवतः वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहता था। हालांकि उसने लॉन्गचेन को बहुत शक्तिशाली बताया था, जिससे पता चलता है कि उसने लॉन्गचेन की वर्तमान स्थिति के बारे में कुछ बातें जान ली थीं। साथ ही लॉन्गचेन उसे भेद नहीं पाया था। सैद्धांतिक रूप से इसका मतलब था कि श्वेत वस्त्रधारी लॉन्गचेन अभी भी उससे अधिक शक्तिशाली था। फिर भी वह घबराया नहीं।
आखिरकार वह अभी भी इस शरीर का स्वामी था, उसके पास अभी भी पूर्ण लाभ था। इसके अलावा श्वेत वस्त्रधारी लॉन्गचेन के अहंकारी स्वभाव को देखते हुए यदि वह शरीर पर नियंत्रण पाना चाहता तो वह सीधे संघर्ष में ही ऐसा करता। लॉन्गचेन को उसके अचानक लाभ उठाने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। इस लिहाज से लॉन्गचेन को खुद थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिरकार पिछली बार उसने अपने हृदय राक्षस को धोखा देने के लिए पृथ्वी कड़ाही का इस्तेमाल किया था। अंत में श्वेत वस्त्रधारी लॉन्गचेन ने छोटी सारस के बारे में पूछा था। इससे संकेत मिलता है कि उसके बाद उसने उसके शरीर पर नजर नहीं रखी थी। शायद उसे ऐसा करना पसंद नहीं था, या शायद वह अपनी शक्ति बढ़ाने में इतना व्यस्त था कि लॉन्गचेन पर नजर रखने का समय ही नहीं मिला। लॉन्गचेन ने पूर्णिमा संप्रदाय की दिव्य शक्तियों के इतने चमत्कारी होने की उम्मीद नहीं की थी। वे सचमुच उसके हृदय राक्षस को बुलाने में सक्षम थे। चंद्रदेव मंदिर की विरासत सचमुच असाधारण थी। खैर, अब जब श्वेत वस्त्रधारी लॉन्गचेन चला गया था तो लॉन्गचेन का मन और आत्मा दिव्य तकनीकों पर चिंतन करने के लिए एकदम तैयार थे। ली यिक्सुआन ने अपने स्वयं के स्वरूप का उपयोग करके पूर्णिमा संप्रदाय के शिष्यों के साथ एक प्रतिध्वनि स्थापित की थी। वे चंद्र पूजा आध्यात्मिक समारोह कर रहे थे। लॉन्गचेन और अन्य लोग समारोह के केंद्र में थे। वे चंद्रदेव के लोक में अपनी दिव्य तकनीकों का अभ्यास करने के लिए प्रवेश कर चुके थे। लॉन्गचेन ने आश्चर्य से आह भरी। ये चंद्रदेव का लोक सचमुच अद्भुत है। मुझे इसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी और मुझे पता चल गया कि मेरा अष्टम युद्ध कवच क्यों अटका हुआ था। लॉन्गचेन ने हस्त मुद्राएं बनाई। उसका तारामंडल प्रकट हुआ और उसके दांतियान में स्थित तारामंडल भी उसके साथ उमड़ पड़ा। 2 तारामंडल थे, एक अंदर और एक बाहर। वे देखने में एक जैसे थे, लेकिन तारों की परिक्रमा अलग अलग थी। लॉन्गचेन धैर्यपूर्वक दोनों तारामंडलों को धीरे धीरे बदलते हुए देखता रहा। वह एक दर्शक की तरह था। उसने अपना सारा नियंत्रण छोड़ दिया था। अचानक उसने तेजी से हस्त मुद्राएं बनाई। उसके पीछे का तारामंडल और उसके दांतियान में स्थित तारामंडल दोनों स्थिर हो गए। इस क्षण दोनों तारामंडल एक दूसरे की हुबहू छवि थे। उनमें जरा सा भी अंतर नहीं था। लॉन्गचेन चिल्लाया, फेंगफू तारा खुल जाओ। 9 सितारा हेगेमोन बॉडी आर्ट्स अध्याय 7104 तारा में सागर जुड़े। 8 सितारे पूरी तरह से सक्रिय। लॉन्गचेन के पीछे एक विशाल तारा चमक उठा। उसी समय लॉन्गचेन की सर्वोच्च अस्थि कांप उठी। उस पर बने तारा चित्र प्रकाशित हो उठे। फेंगफू तारे का प्रकाश लॉन्गचेन की सर्वोच्च अस्थि पर केंद्रित हो गया। फिर प्रकाश की एक किरण उसके दांतियान में स्थित तारा में सागर में चली गई। वहां एक तारा चमक उठा। ये फेंगफू तारा था। ज्ञान महल तारा खुल जाओ। लॉन्गचेन के हर बार चिल्लाने पर उसके पीछे एक तारा चमक उठा और उसके दांतियान में स्थित तारा में सागर भी उसी तरह सक्रिय हो गया। जब 8 तारे प्रकाश से जगमगा उठे तो उसके दांतियान में स्थित तारा में सागर और उसके पीछे प्रकट तारा में सागर पूरी तरह से आपस में जुड़ गए। इससे पहले लॉन्गचेन ने उनकी कक्षा का पता लगाया था और उस क्षण की प्रतीक्षा की थी जब वे पूरी तरह से एक दूसरे पर आ जाएं। अब जब सभी 8 तारे सक्रिय हो गए थे तो उन्होंने सर्वोच्च अस्थि के माध्यम से 8 चैनल बनाए जो दोनों तारा में सागरों को जोड़ते थे। अचानक लॉन्गचेन के शरीर में तीव्र दर्द फैल गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई उसकी हड्डियों को एक कुंद चाकू से धीरे धीरे तराश रहा हो। अगर ली यिक्सुआन की पूर्णिमा की रोशनी न होती तो शायद मुझे यह विचार कभी आता ही नहीं। तो सर्वोच्च अस्थि आंतरिक और बाह्य तारामंडलों को जोड़ने वाला सेतु बन सकती है। दर्द तीव्र होते हुए भी लॉन्गचेन प्रसन्न था। ज्ञानोदय क्षण भर में हुआ। यह ऐसा था मानो कागज की खिड़की फटकर खुल गई हो। सुनने में सरल लगता है, लेकिन सही अवसर के बिना कोई 1 सदी या 1 सहस्राब्दी तक उस कागज के पैनल के पार कुछ भी नहीं देख सकता। दोनों तारामंडल पूरी तरह से जुड़ गए थे। ये प्रभाव सर्वोच्च अस्थि पर पड़ा। हालांकि इस स्तर का प्रभाव सर्वोच्च अस्थि के लिए कुछ भी नहीं था। ये बस कुछ क्षणिक दर्द था। एक अगरबत्ती के बराबर समय में सर्वोच्च अस्थि इस बल के अनुकूल हो गई। फिर लॉन्गचेन ने हाथ की मुद्राएं बनाई। 8 तारे लुप्त हो गए और उनके स्थान पर 8 तारामंडल द्वार प्रकट हुए। हालांकि वह तैयार था, फिर भी 8 द्वारों का खुलना ऐसा लगा मानो 8 छोटी नदियां अचानक विशाल नदियां बन गई हों। शक्ति में अचानक आए उछाल से लॉन्गचेन कांप उठा। असहनीय दर्द का आदी होने के बावजूद लॉन्गचेन भी कराह उठा। सैद्धांतिक रूप से उसे एक एक करके अपनी शक्ति को विकसित करना चाहिए था और धीरे धीरे इस शक्ति का अभ्यस्त होना चाहिए था, लेकिन उसके पास इतना समय नहीं था। शुक्र है, जब तक उसकी सर्वोच्च अस्थि इसे सहन कर सकती थी तब तक वह भी कर सकता था। दर्द उसे मार नहीं सकता था। महान युग आ चुका था। कौन जानता था कि कितने भयानक प्राणी जागृत हो चुके थे। हालांकि लॉन्गचेन को खुद पर पूरा भरोसा था, लेकिन वह ये भी जानता था कि हर चीज के परे एक और दुनिया होती है। सिर्फ इसलिए कि वह उनके बारे में नहीं जानता, इसका मतलब यह नहीं था कि वहाँ कोई और शक्तिशाली नहीं है। विशेष रूप से कई ऐसे अस्तित्व थे जो अनगिनत वर्षों से छिपे हुए थे और अब सामने आ रहे थे। उन्होंने इस युग में शिखर तक पहुंचने के लिए अपनी सारी शक्ति एकत्रित कर ली थी। शक्ति संचय के मामले में लॉन्गचेन उन राक्षसों की तुलना कैसे कर सकता था जिन पर इस दुनिया की एक प्रमुख शक्ति ने अनगिनत वर्षों तक अपने सभी संसाधनों का इस्तेमाल किया था। इसलिए लॉन्गचेन को जो करना था वह था अपनी शक्ति को बढ़ाना। उसे लगातार प्रगति करनी थी। नए युग के आगमन का अर्थ था कि लड़ने के लिए अनगिनत नए संसाधन मौजूद थे, और स्वाभाविक रूप से लड़ाई से प्राप्त होने वाले संसाधन केवल बलवानों को ही मिलते। यदि किसी को संयोगवश कुछ मिल भी जाता तो उसे कोई और अधिक बलवान छीन लेता। यदि लॉन्गचेन पर्याप्त बलवान नहीं होता तो उसे इन नए अवसरों से पीछे हटना पड़ता। तब वो अपनी मूल स्थिति में ही फंसा रह जाता, जबकि अन्य लोग बिजली की गति से आगे बढ़ जाते। उसके पास उनसे आगे निकलने का कोई मौका नहीं होता। दुनिया उसके दुश्मनों से भरी पड़ी थी और ये दुश्मन उसका इंतजार नहीं करते। जैसे ही उन्हें लगता कि वे उससे आगे निकल गए हैं, वे उसे मारने के लिए हर संभव प्रयास करते।
वास्तव में कुछ ऐसे गुट भी थे जिनका नामात्र के लिए लॉन्गचेन से कोई द्वेष नहीं था, और शायद उनके साथ अच्छे संबंध भी कहे जा सकते थे, लेकिन मौका मिलते ही वे उस पर अपना आक्रमण कर देते। मनुष्य का हृदय सचमुच चंचल होता है। लॉन्गचेन के पीछे 8 आकाशीय द्वार कांप उठे और उसके दांतियान में भी 8 तारा में द्वार चमक उठे। आकाशीय ऊर्जा बाढ़ की तरह उमड़ पड़ी और सर्वोच्च अस्थि की ओर बढ़ने लगी। दर्द से लॉन्गचेन ने अपने दांत भींच लिए, लेकिन जब उसने अपनी सर्वोच्च अस्थि का निरीक्षण किया तो राहत की सांस ली। उसके शरीर की हर हड्डी उसकी सर्वोच्च अस्थि द्वारा रूपांतरित हो गई थी। एक तरह से वे सभी सर्वोच्च अस्थि का विस्तार थीं। यदि ये छोटी सी सर्वोच्च अस्थि अकेली होती तो शायद ये प्रभाव उसे पूरी तरह से नष्ट कर देता, लेकिन उसके पूरे कंकाल के सर्वोच्च अस्थियों से बने होने के कारण प्रभाव कम हो गया और भार साझा हो गया। 8 द्वारों का खुला होना दर्दनाक था, लेकिन फिर भी सहनीय था। पूरे दिन के बाद लॉन्गचेन को ये भी नहीं पता था कि उसने दर्द कैसे सहन किया, लेकिन उसकी सर्वोच्च अस्थि अंततः इस नई शक्ति के अनुकूल हो गई थी। 8 द्वार कांप उठे और सूक्ष्म ऊर्जा का प्रवाह उमड़ पड़ा। लॉन्गचेन उत्साह से भर गया, एक अंदर एक बाहर। जब ये 2 तारा में सागर जुड़ते हैं तो मेरी सूक्ष्म ऊर्जा मात्रा और गुणवत्ता दोनों में बढ़ जाती है, और मैं आकाश से परे सूक्ष्म ऊर्जा को और भी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूँ। लॉन्गचेन इन परिवर्तनों से अत्यधिक प्रसन्न था। इससे भी बेहतर, उसकी सर्वोच्च अस्थि 2 तारा में सागरों के बीच सेतु का काम कर रही थी और उनकी शक्ति को अवशोषित करके स्वयं को मजबूत कर रही थी। परिणामस्वरूप इस दौरान उसके शरीर में भी विस्फोटक वृद्धि हुई थी। आखिरकार शरीर की नींव कंकाल ही होता है। हड्डियां जितनी मजबूत होंगी, नसें उतनी ही कठोर होंगी और मांसपेशियों और रक्त की शक्ति उतनी ही अधिक सक्रिय होगी। लॉन्गचेन ने अचानक अपने दांत भींच लिए और हाथ के चिन्ह बनाए। 8 द्वारों के भीतर 8 विशाल तारे वर्ग और वृत्त के रूप में एक दूसरे के ऊपर चमक उठे। लॉन्गचेन ने तुरंत खून थूक दिया। हालांकि उसे शक्ति के एक और विस्फोट की उम्मीद थी, लेकिन उसने एक बार फिर इसके भयावह होने का सही अनुमान नहीं लगाया था। यदि मूल 8 तारे छोटी छोटी धाराएं थीं और 8 द्वार विशाल नदियां थीं, तो एक द्वार और एक तारे का विलय एक विशाल नदी को एक छोटी सी पाइप में प्रवाहित करने और पानी को ठीक उसी दर से बाहर निकालने जैसा था। भीतरी और बाहरी तारा में सागरों का जुड़ाव एक हल्की धारा थी, लेकिन इस अवस्था में धारा में जलतोप की शक्ति थी। अत्यधिक शक्ति के कारण सुप्रीम बोन चटकने लगी। लॉन्गचेन को लगा जैसे उसकी हर हड्डी टूट जाएगी। ये बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं। लॉन्गचेन ने दांत भींच लिए, दर्द से उसका चेहरा बिगड़ गया। वह बेहोशी की कगार से वापस लौटा। उसने अपनी सुप्रीम बोन पर कड़ी नजर रखी। उस पर हल्की दरारें दिखाई दे रही थीं, मानो वह फटने ही वाली हो। हालांकि लॉन्गचेन ने पाया कि इस भयानक दबाव के कारण वह सुनहरे एस्ट्रल सार को सोख रही थी। ये दरारें पोषण पा रही थीं। उसकी सुप्रीम बोन स्वाभाविक रूप से खुद को मजबूत कर रही थी ताकि वह टूटे नहीं। अचानक लॉन्गचेन की दृष्टि धुंधली हो गई। वो कुछ भी नहीं देख पा रहा था और उसे लगा जैसे उसका शरीर सुन्न हो रहा है। उसने अपनी जीभ को बेरहमी से काट लिया, खुद को होश में रखने के लिए मजबूर किया। अपने अनुभव के आधार पर जब तक वो पहली लहर को सहन कर सकता है, बाकी सब कोई समस्या नहीं होगी। फिर 3 दिन बाद लॉन्गचेन को ये भी नहीं पता था कि वो कितनी बार बेहोशी की कगार से वापस लौटा था। ये 3 दिन 3 साल से भी लंबे लगे थे, लेकिन तीसरे दिन के अंत तक उसकी सर्वोच्च अस्थि अंततः आकाशीय ऊर्जा को सहन करने में सक्षम हो गई। दूसरे शब्दों में, वह अपने 8 सितारों की शक्ति को पूरी तरह से उजागर कर सका। जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो लॉन्गचेन इसे और सहन नहीं कर सका और अंततः बेहोश हो गया।